इस कहानी को समझने के लिए पिछले के सभी भागों को जरूर सुने। वनी सावनी की चीख सुनकर अविनाश ने नीचे की तरफ देखा। सॉरी, वो गलती से तुम्हें लगे तो नहीं, दिखाओ मुझे। डर और घबराहट के मिले जुले भाव लेकर अविनाश ने सावनी को उठाकर बेड पर बिठाया। ज़्यादा लग गई है क्या? सॉरी, प्लीज़ रो मत। कहाँ लगी है बताओ, मैं दवा लगा देता हूँ। हमने कहा था आपसे। फिर से गुस्सा मत करिएगा, हमें डर लगता है, लेकिन आपने फिर से गुस्सा किया। आप गुस्से में चिल्ला रहे थे, कुछ सुन ही नहीं रहे थे। आपकी वजह से हमें लग गई है। अब आप हमें रोने भी नहीं दे रहे हैं। किसी छोटे बच्चे की तरह शिकायत करते हुए सावनी ने रो रो कर कहा तो अविनाश ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। सॉरी, लेकिन दिखाओ ना कहाँ लगी है। मैं दवा लगा देता हूँ, दर्द कम हो जाएगा। नहीं, दवा लगाने से और ज़्यादा दुखेगा। हमें नहीं लगानी कोई दवा। ठीक है, लेकिन दिखाओ तो कहाँ लगी है। मैं फूंक मार देता हूँ, उससे भी दर्द कम होगा। अविनाश ने सावनी का चेहरा सामने करते हुए कहा तो सावनी ने अपना सिर झुका लिया। यहाँ लगी है, ये तो नीला पड़ गया है, अब दवा लगानी पड़ेगी। अविनाश ने सावनी के माथे पर फूंक मारते हुए कहा, ऐसे ही बैठी रहना तुम, मैं दवा लगा देता हूँ। अविनाश ने बोलते हुए साइड टेबल के डोर से ऑइंटमेंट मरहम निकाल कर लगाने की कोशिश की तो सावनी ने अपनी आंखें भींच कर अविनाश के कंधे को कसकर पकड़ लिया। अविनाश ने उसे इस तरह डरते देखा तो उसे खुद पर गुस्सा आने लगा, लेकिन इस वक्त उसने खुद को संभाल कर बड़े आराम से सावनी के माथे पर दवा लगाई। बस हो गया, अब तुम लेट जाओ। अविनाश ने सावनी को एक तरफ करते हुए कहा। आप कहाँ जा रहे हो? आपको नहीं सोना क्या? नहीं, मैं आज अपनी दवा के बिना नहीं सो पाऊँगा। क्या तुमने सच सारी स्लीपिंग पिल्स फेंक दी ही? हाँ, मैंने सोचा था आप शाम को आएंगे तो हम लोग साइकियाट्रिस्ट के पास चलेंगे, लेकिन तुम ऐसा क्यों चाहती हो वनी? क्या तुम्हें मैं ठीक नहीं दिखता? क्या तुम्हें भी लगता है मैं पागल हूँ? नहीं अभी, ये कैसी बात कर रही हैं आप? फिर क्यों? तुम क्यों चाहती हो मैं? क्योंकि अभी हम नहीं चाहते आप स्लीपिंग पिल्स ले। आपको पता है ये आपको कितनी बुरी तरीके से इफ़ेक्ट्स कर रहा है। आज ही आर्टिकल पढ़ा था हमने, उसमें सारे साइड इफ़ेक्ट्स बखूबी लिख गए थे। हमने वो सब आपके अंदर देखी है। हम नहीं चाहते अभी आप खुद को खो दें। मैं क्या करूं, मुझे उसके बिना नींद नहीं आती। जब भी सोने की कोशिश करता हूँ, माँ पापा के झगड़े और माँ की चीखों का डरावना मंजर ख्वाबों में दस्तक देने लगता है। तुम भी बताओ, मैं क्या करूं? आप साइकियाट्रिस्ट की मदद क्यों नहीं लेते? अभी आप ठीक हो जाएंगे। नहीं, मैं नहीं चाहता लोग मुझे पागल समझें, नहीं चाहता कि लोग मुझे पागलों की तरह ट्रीट करें। ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप? कोई इस तरह की बातें नहीं करेंगे। आपके दिमाग में ये बातें कहाँ से आई है? वो पापा की दूसरी वाइफ। आप उनकी बातों पर इतना ध्यान दे रहे हैं अभी, उस औरत की बातों को जिसे ये तक नहीं पता कि एक बच्चे को कैसे ट्रीट करते हैं। उससे इस तरह की बातें नहीं करते। अभी आप कैसे उसके द्वारा बचपन में कही गई बातों को लेकर इतने सीरियस हो सकते हैं? उन्होंने सिर्फ बचपन में ही नहीं बल्कि उस दिन वो सच ही तो कह रही थी। मैं हूँ ही पागल। अभी क्या बोले जा रहे हैं आप? हो क्या गया है आपको? कब मिली वो आपसे? कब उन्होंने आपसे ये सब बकवास की? जब साइकियाट्रिस्ट के पास थेरेपी के लिए जाता था, वो आई थी एक दिन अपने किसी दोस्त के साथ। मुझे देखते ही कहने लगी, मैं तो मजाक में तुम्हें चिढ़ाने के लिए तुम्हें पागल कहती थी, लेकिन तुम तो सच में पागल। वो हंस रही थी मेरे ऊपर बनी। उनकी हंसी मुझे एहसास करा रही थी जैसे मैं सच में पागल हूँ। मैं सच में पागल हूँ ना बनी? तुम्हें भी यही लगता है ना? अभी प्लीज़ इस तरह की बातें मत करिए। अगर आप नहीं जाना चाहते साइकियाट्रिस्ट के पास तो मत जाइए, लेकिन प्लीज़ इस तरह की बातें मत करिए। शावनी ने अविनाश के बह रहे आंसुओं को साफ करते हुए उसका माथा हाथ थामा। तुम सो जाओ, मैं यहीं बैठा हूँ। अविनाश ने सावनी की फिक्र करते हुए कहा। आप ही लेट जाइए ना, सावनी ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। लेकिन प्लीज़। ठीक है, अविनाश ने सावनी के बगल में लेटते हुए कहा। अभी आप ऐसे गुस्सा मत करिए, हम बहुत डर जाते हैं। सावनी ने अविनाश के सीने पर सिर रखते हुए कहा। मैं नहीं करना चाहता गुस्सा, बस अचानक से आ जाता है खुद। सॉरी, तुम्हें हर्ट कर दिया मैंने, आइंदा से नहीं करूँगा कभी। तुम सो जाओ अभी,
नींद नहीं आ रही? क्यों, पता नहीं। तुम्हें आंखें बंद कर लो, थोड़ी देर में आ जाएगी नींद। अविनाश के कहने पर सावनी ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही देर में वो नींद की आगोश में थी। उसके साथ साथ अविनाश को भी न जाने कब नींद आ गई। आधी रात को अविनाश ने अचानक से चिल्लाना शुरू किया तो सावनी सहम कर उठ गई। सामने अविनाश का चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। वो माँ माँ कहकर चिल्ला रहा था। डरते हुए सावनी ने उसका हिलता हुआ चेहरा थामा और उसके माथे पर अपना माथा टिका लिया। शांत हो जाइए, अभी कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। वो माँ, पापा प्लीज जाओ, मेरी माँ रो रही है। बोलते हुए अविनाश ने सावनी को कसकर पकड़ लिया। सावनी बिना विरोध के अविनाश से लगी रही। कुछ देर चिल्लाने के बाद अविनाश खुद शांत हो गया, मगर उसने सावनी को यूं ही थामे रखा। सुबह अलार्म की आवाज़ से सावनी की नींद खुली। उसे पता भी नहीं चला कब वो अविनाश के ऊपर ही सो गई थी। नींद से उठते ही उसने साइड टेबल पर रखे अलार्म को बंद किया, फिर खुद को अविनाश की पकड़ से छुड़ाकर वो बेड से उतर गई। बेड से उतरते ही उसने सबसे पहले अविनाश को ब्लैंकेट से कवर किया, फिर वहाँ से बाथरूम चली गई। आधे घंटे बाद जब वो फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आई तो अविनाश को सोता हुआ पाया। उसने अविनाश को यूं ही सोने दिया और ड्रेसिंग टेबल के पास बाल बनाकर खुद को रेडी किया। फिर एक नज़र अविनाश को देखकर वो रूम से बाहर किचन में चली गई। सावनी के जाने के कुछ देर बाद अविनाश जब उठा तो खुद को वहाँ सोया देखकर उससे थोड़ी हैरानी हुई। रात को हुई घटना याद आते ही वो उदासी से भर गया। फिर अगले ही पल घड़ी पर नज़र पड़ते ही वो वार्डरोब से अपने कपड़े निकालकर बाथरूम में चला गया। सावनी नाश्ता बना लेने के बाद किचन से बाहर आकर रूम की तरफ जाने लगी, मगर अविनाश को आता देख वो वहीं रुक गई। अविनाश ने सावनी के पास पहुंचकर उसके माथे पर लगे चोट की तरफ देखा तो खुद पर गुस्सा करते उसने अपनी मुट्ठियों को आपस में भींच लिया। अभी चलिए नाश्ता कर लीजिए, सावनी ने अविनाश को खुद में गुम देखकर कहा। सावनी की आवाज़ सुनकर अविनाश बिना कुछ बोले डाइनिंग एरिया की तरफ चला गया। अविनाश को इस तरह खामोश देखकर सावनी को अजीब लगा, मगर वो बिना ज़्यादा कुछ सोचे किचन से जाकर नाश्ता ले आई। डाइनिंग एरिया में आने के बाद सावनी ने अविनाश की तरफ एक प्लेट और कप रख दिया और खुद उसके सामने बैठ गई। अविनाश ने बिना कुछ बोले ही चाय पीने लगा। थोड़ी देर में दोनों नाश्ता खत्म लेने के बाद डाइनिंग एरिया से उठकर बाहर आए। अविनाश का चुप रहना सामने को खल रहा था। वो उससे बात करना चाहती थी, मगर अविनाश को खामोश देखकर कुछ बोल नहीं पा रही थी। दूसरी तरफ अविनाश को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे और क्या कहे। जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो वो अपनी कार कीज उठाते हुए वहाँ से बाहर की तरफ जाने लगा। आप ऑफिस जा रहे हैं? सावनी ने जाते हुए अविनाश से कहा। हाँ, फ्लैट की दूसरी चाबी लेते जाइए। जब आप आएंगे हम घर नहीं रहेंगे, हम पापा के घर। सावनी अपनी बात पूरी कर पाते उससे पहले अविनाश ने आकर उसके बाजुओं को पकड़ लिया। प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ वनी, कल जो उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आगे से मैं कभी गुस्सा नहीं करूँगा, कभी तुम्हें चोट नहीं पहुँचाऊँगा। अभी हम प्लीज़ मत जाओ वनी। तुम चाहती हो मैं साइकियाट्रिस्ट के पास चलूँ तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हमारी बात तो सुनिए अभी प्लीज़ वनी। वनी, अविनाश बोलते अविनाश ने सावनी को अपनी बाहों में घेर लिया। शांत हो जाइए अभी, हम आपको छोड़कर नहीं जा रहे हैं। पापा का कॉल आया था, इस समय पेन गेस्ट अपने घर गए हुए हैं। पापा की तबीयत ख़राब हो गई है, उनको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, उनको हमारी ज़रूरत है, हमें जाना पड़ेगा। क्या हुआ है पापा को? तुम अकेली नहीं जाओगी, मैं भी चलूँगा तुम्हारे साथ, लेकिन ऑफिस मैं छुट्टी ले लूँगा कुछ दिनों की। वैसे कब चलना है? अभी। ठीक है, तुम रेडी हो जाओ, मैं मेल कर देता हूँ सर को। थैंक यू। अभी किस लिए? हम आपको अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन आपके चलने के लिए बोल भी नहीं पा रहे थे। ऐसा क्यों? पता नहीं। वनी प्लीज़ ऐसा मत किया करो, जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो बिना संकोच के बोल दिया करो। आफ्टर ऑल हस्बैंड हूँ मैं तुम्हारा। ओके, हम रेडी होने जा रहे हैं, आप मेल कर दीजिए, सामने ने अविनाश से अलग होकर कहा। अविनाश ने अब तक उसे बाहों में ले रखा था। सावनी के जाते अविनाश हॉल में रखे सोफे पर बैठ गया। कुछ देर बाद सावनी थोड़ी बहुत पैकिंग करके रेडी होकर आई तो अविनाश उसे साथ लेकर फ्लैट से बाहर निकल गया। बिल्डिंग से बाहर निकलने के बाद सबसे पहले पार्किंग एरिया में खड़ी कार को अविनाश ने वहां से बाहर निकाला। फिर सावनी के बैठ जाने के बाद वो बस्ती जाने वाले रूट की तरफ निकल गया।
4-5 घंटे के सफ़र के बाद वो दोनों अपने पापा के सामने खड़े थे। थोड़ी देर उनसे बातें करने के बाद सामने ने किचन की तरफ अपना रुख किया। लंच टाइम था तो सामने ने सबसे पहले लंच तैयार करना चाहा, मगर उसके पापा ने मना कर दिया क्योंकि उन्होंने सारी चीज़ें बाहर से मंगा ली थी। सामने ने उनकी बात मानकर बाहर से आया हुआ खाना सबको सर्व किया। उसके बाद वो अभी को रेस्ट करने के लिए बोलकर खुद अपना घर को देखने लगी। शाम टाइम में उसने सबके लिए चाय और पकौड़े बनाए। तीनों लोग आपस में काफ़ी देर तक बातें करते रहे। उसके बाद सामने के पापा अविनाश को बाहर लेकर चले गए। वो अपने घर के आसपास के लोगों से उसे मिलाना चाहते थे क्योंकि अक्सर लोग उनसे पूछा करते थे। धीरे धीरे रात हो रही थी तो शामनी डिनर की तैयारी में लग गई। जब अविनाश और अपने पापा को हंसते हुए शामनी ने आते देखा तो उसके लब मुस्कुरा उठे। डिनर टाइम हो गया था। सबने साथ में डिनर किया, फिर सोने के लिए अपने अपने रूम में चले गए। सामने के रूम में आते ही अविनाश ने चारों तरफ देखकर स्माइल की, फिर चेंज करने के लिए वो वॉशरूम में की तरफ जाने लगा तो दरवाजे को बंद देखकर वो वहीं ठहर गया। थोड़ी देर बाद सामने बाथरूम से बाहर आई। पिंक कलर की सिंपल सूट में वो बहुत प्यारी लग रही थी। अविनाश ने उसे सूट में दूसरी बार देखा था। उसकी नज़रें कुछ पल के लिए सामने पर ठहर गई। आप जाकर चेंज कर लीजिए, सामने ने कहा तो अविनाश जैसे होश में आया। तुम इस ड्रेस पे बहुत प्यारी लग रही हो, घर पर सूट क्यों नहीं पहनती तुम? अविनाश ने पूछा तो सामने कुछ बोल नहीं पाई। उससे पहले अविनाश बाथरूम में चला गया। चेंज करने के बाद जब वो वापस आया तो सामने बेड पर लेटी हुई थी। अविनाश उसे देखकर मुस्कुराते उसके पास जाकर लेट गया। तुम्हारा रूम बिल्कुल तुम्हारी तरह सादगी से भरपूर और खूबसूरत। हम वैसे आप पापा से क्या बातें कर रहे थे जो इतना हंस रहे थे? पापा तुम्हारे बारे में बता रहे थे, कह रहे थे तुम बहुत डरपोक थी बचपन में। आपसे एक बात पूछे? मैंने कहा था ना तुमसे, तुम्हें कुछ पूछने के लिए इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी लाइफ नॉर्मल होती तो क्या आप हमें ऐसे स्वीकार कर लेते? ऐसा स्वीकार कर लेता का क्या मतलब? मैंने तो फर्स्ट डे से तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया था, बस अपने डर की वजह से तुम्हें एहसास नहीं करा पाया था। लेकिन कोई बात नहीं, तब नहीं करा पाया तो क्या हुआ, अब तो करा सकता हूँ। बोलते हुए अविनाश ने अचानक से शावनी के होठों पर अपने होठ रख दिए। अब यकीन हो रहा है तुम्हें? अविनाश ने अपने लब सावनी के लबों से हटाकर उसके गर्दन की तरफ बढ़ाते हुए कहा। जवाब में सावनी कुछ बोल ही नहीं पाई। वो अविनाश के इस रिएक्शन से बिल्कुल हैरान थी। अभी अपने गर्दन पर अविनाश के लबों के स्पर्श से खुद में सिमटती हुई बोली, क्या हुआ? अविनाश ने एक बार फिर से सावनी के होठों को अपने होठ से गिरफ्त में लिया। अविनाश के ऐसा करते सामने ने आंखें बीच ली। यू आर सो स्वीट एंड इनोसेंट वनी। अविनाश अपने होठ सावनी के होठों से अलग करते हुए बोला। सावनी ने धीरे से अपनी पलकों को उठाकर अविनाश की तरफ देखा तो वो उसके शर्म से लाल हो चुके चेहरे को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे इस तरह मुस्कुराते देख सामने ने शर्माते उसके सीने से लगकर अपना चेहरा छुपा लिया। वनी, मैं चाहता हूँ हम अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएं, मगर अभी नहीं। हम अविनाश की बातें सुनकर सावनी अपना चेहरा ऊपर करते हुए बोली, मैं चाहता हूँ मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊँ और हमारे फ्यूचर को सिक्योर रखने के काबिल बन जाऊँ, तब हम अपनी फैमिली आगे बढ़ाने के बारे में सोचें। इसका मतलब आप पहले की तरह फिर से हमें इग्नोर करेंगे? नहीं, फिर बस हम शारीरिक रूप से एक दूसरे से ज़्यादा करीब नहीं आएंगे, क्योंकि इन सब के बीच अगर तुम प्रेग्नेंट हुई तो हमारे बच्चे को मेरी कंडीशन का असर पड़ेगा, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। लेकिन हम सबके दौरान आप हमसे बातें तो करेंगे ना, या पहले की तरह सिर्फ हाँ हूँ कहकर चुप हो जाएंगे? हाँ, थोड़ी बहुत बातें करूँगा क्योंकि ज़्यादा बातें करना मुझे पसंद नहीं। ओके, तो यहाँ से जाने के बाद हम सबसे पहले साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे। ओके वाइफी, अब हमें सो जाना चाहिए। अविनाश ने सावनी को अपनी बाहों के घेरे में लेते हुए कहा तो सावनी बिना किसी विरोध के अविनाश की बाहों में सिमट कर सो गई। आधी रात में अविनाश ने हलचल से सावनी नींद से जगी तो उसने देखा अविनाश फिर से बुरे ख्वाबों की वजह से नींद में बेचैन हो रहा। धीरे धीरे बोलते उसकी आवाज़ सामान्य से तेज हो रही थी। कहीं पापा अविनाश की आवाज़ सुनकर जाग न जाए।
सोचते सामने ने परेशानी से अविनाश की तरफ देखा। कुछ ना समझ आने के दौरान उसकी बढ़ती आवाज़ को रोकने के लिए उसने अविनाश के होठों को अपने होठ से बंद कर दिया। होठों पर अचानक से स्पर्श पाते अविनाश ने धीरे धीरे हलचल करनी बंद कर दी। अविनाश को सामान्य होता देख शामली ने अविनाश के होठों से अपने होठ हटाकर उसके माथे को चूम लिया और उसके सीने पर सिर रखकर अपनी आंखें बंद कर ली। सुबह अविनाश ने उठते ही जब सावनी को अपने करीब सुकून से सोते देखा तो अनायास ही उसके लब मुस्कुरा उठे। गुड मॉर्निंग वाइफी, बोलते अविनाश ने सावनी के चेहरे पर आ गए कुछ बालों को पीछे किया। गुड मॉर्निंग, सावनी ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोली। रुको, पहले मेरे कपड़े तो दो। आप वॉशरूम में जाइए, आपके कपड़े निकाल कर हम बेड पर रख देंगे। ओके, अविनाश ने मुस्कुराते हुए कहा और वॉशरूम की तरफ चला गया। उसके जाते सामने ने सूटकेस से अविनाश के कपड़े निकाल कर बेड पर रख दिए। फिर वो अपने कपड़े लेकर पेन गेस्ट के वॉशरूम में फ्रेश होने चली गई। थोड़ी देर बाद वो वॉशरूम से बाहर आई और किचन की तरफ चली गई। उसने सबसे पहले अविनाश के लिए कॉफ़ी और अपने पापा के लिए चाय बनाकर रख दिया। फिर वो सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगी। तुम अपने कपड़े क्यों बदल दिए? अविनाश ने अचानक से किचन में आते हुए कहा तो सावनी हैरानी से अविनाश को देखने लगी। ओह, तो तुम नहा चुकी हो, फिर तुमने अपने बाल क्यों नहीं सुखाए? सावनी ने गीले बालों को देखते अविनाश ने पूछा। वो ब्रेकफास्ट बनाने आ गए थे ना, तो आप चलिए ना, डाइनिंग एरिया में हम आ रहे हैं ये सब लेकर। नहीं, मैं नहीं जा रहा वहाँ, ये सब मैं लेकर जाऊँगा। पहले तुम जाओ, जाकर अपने बाल सुखा लो। बालों का गीलापन तुम्हारे कपड़ों को भिगा चुका है। लेकिन क्या मैंने कहा ना जाओ? अविनाश ने बोलते हुए सावनी को कंधे से पकड़कर दरवाजे की तरफ कर दिया। फिर वो खुद नाश्ते की सारी चीज़ें एक ट्रे में डालने लगा। सावनी कुछ सेकंड्स अविनाश को देखती रही, फिर वो मुस्कुराते अपने रूम में चली गई। हेयर ड्रायर से अपने बाल सुखाने के बाद जब वो डाइनिंग एरिया में आई तो अविनाश और उसके पापा दोनों उसका इंतजार कर रहे थे। उसके आ जाने के बाद सबने साथ में नाश्ता शुरू किया। नाश्ता खत्म कर लेने के बाद सावनी ने अविनाश से अपने साथ मार्केट चलने के लिए पूछा। अविनाश ने हाँ में सिर हिलाया तो दोनों कुछ ही देर में मार्केट चले गए। सावनी ने घर में मौजूद चीज़ें खरीदी और अविनाश के कहने पर उसने खुद के लिए कुछ सूट खरीदे और दोनों ने लंच बाहर से ही पैक करवा लिया। घर आ जाने के बाद सावनी ने सबसे पहले सबको लंच सर्व किया। फिर सबके खा लेने के बाद वो घर के लिए लाए सभी चीज़ों को सही जगह पर रखने लगी। अविनाश हॉल में बैठे हुए पापा से बातें कर रहा था। उसने जब सावनी को अकेले सब कुछ करते देखा तो वो उसकी हेल्प करने लगा। सावनी के पापा अविनाश और सावनी को एक साथ खुश देखकर काफ़ी रिलैक्स महसूस कर रहे थे। साथ में डिनर कर लेने के बाद जब सावनी चेंज करके सोने आए तो अविनाश ने अचानक से आकर उसके गोद में अपना सिर रख दिया। अविनाश के अचानक ऐसा करने पर सावनी को लगा अविनाश की तबीयत खराब हो गई है। उसने अपने हाथ उसके माथे पर रखकर उसके बॉडी टेम्परेचर को चेक किया, जो कि नॉर्मल था। आप ठीक हैं अभी? कुछ हुआ है क्या? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ हुआ है क्या मतलब? कुछ नहीं, वो आप ऐसे अचानक, हमें लगा आप अपसेट हैं। नहीं, मैं बिल्कुल भी अपसेट नहीं हूँ, मुझे बस तुमसे बातें करनी। अच्छा, आपको बातें करनी? वैसे क्या बातें करनी? तुम्हारे बारे में। मुझे तुम्हारे बारे में जानना है, मैं कुछ जानता ही नहीं। तुम बताओ ना अपने बारे में, अपने दोस्तों के बारे में, अपने बचपन और कॉलेज लाइफ के बारे में। क्या बताऊँ आपको? बताने जैसा कुछ है ही नहीं। बचपन लोगों के तानों से गुजरा और कॉलेज लोगों की इग्नोरेंस से दोस्त शायद कभी बने ही नहीं। बस जब तक दादी थी तब तक लाइफ अच्छी थी, उसके बाद सब कुछ गमगीन था। बोलते हुए शावनी की आंखों के सामने कुछ ऐसे मंजर घूम गए जो उसकी आंखों में नमी ले आए। अपने आंखों में आई नमी को छुपाने के लिए उसने जैसे ही आंखें बंद करनी चाहिए, उसकी अश्कों की बूंदें अविनाश के चेहरे पर आ गई। वनी, तुम रो रही हो? सॉरी, मैंने तुमसे कुछ गलत पूछ लिया क्या? अविनाश ने उठने की कोशिश करते हुए कहा, मगर सावनी ने उसे उठने ही नहीं दिया। नहीं, आपने कुछ गलत नहीं पूछा, बस हम कुछ याद कर बैठे। आप परेशान मत होइए, हम ठीक हैं। पता है, आप हमारे पहले दोस्त हैं जिन्हें हम में खामियां नहीं दिखी, वरना हमें एक शख्स ने ये एहसास करा दिया था कि हम दोस्ती के काबिल भी नहीं हैं। क्या? कौन था वो शख्स? था कोई, अब वो मायने नहीं रखता, लेकिन मुझे जानना है कौन था वो। उसने तुम्हारे बारे में ऐसा क्यों कहा? हमारा क्लासमेट था, सौर्य नाम था उसका। कुछ गलतफहमियों
हो गई थी हमारे बीच, बस इसी वजह से काफ़ी कुछ सुना दिया था उसने। तुम्हें कैसे कोई सुना सकता है? तुम इतनी बेस्ट हो, तुमसे तो कुछ दिनों में ही लोग इम्प्रेस हो जाएं, फिर कैसे तुम्हारे दोस्त नहीं बने? हमारे रंग, हमारे पहनावे और हमारे तौर तरीके लोगों को रास नहीं आते थे, शायद इस वजह से। लेकिन तुम तो मुझे हर हाल में अच्छी लगती हो, फिर कैसे लोग? खैर छोड़ो, हम लोगों की बात ही क्या करें, वो हमारी लाइफ में उतना मायने नहीं रखते जितनी अहमियत हम उन्हें देते हैं। हाँ, आप सही कह रहे हैं। वैसे मैं कल पापा को लेकर डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, तुम घर पर अकेले रहकर क्या करोगी? क्या मतलब? हम भी चलेंगे आपके साथ। तुम क्या करोगी साथ चलकर? मैं और पापा अकेले जाएंगे, फ्री टाइम में तुम घर की सफाई कर लेना। आप पापा के साथ अकेले क्यों जाना चाहते? हमारे बारे में पापा ने से पूछने के लिए ना। लेकिन आपको शायद पता नहीं, उन्हें हमारे बारे में कुछ खास नहीं पता। पापा से कुछ ना पूछें इसलिए झूठ बोल रही हो ना तुम? नहीं, हम सच कह रहे हैं। अभी हम बचपन में पापा से काफ़ी डरते थे, इसलिए उनके करीब नहीं जाते थे, और धीरे धीरे डर बढ़ता गया। हमने दूरियां बना रखी थी। पापा से केवल कुछ ज़रूरी बात हो तभी बात करते थे, फिर आदत हो गई उनसे दूर दूर रहने की। लेकिन मुझे तो पापा बहुत अच्छे लगते, बिल्कुल जेंटलमैन। ओह, आप पहले मिले होते पता चलता कितने कड़क इंसान थे पापा। सच? फिर कल मैं उनसे पूछूंगा वो कितने कड़क थे। अभी आप ऐसा कुछ नहीं पूछेंगे उनसे? क्यों, डर लग रहा है तुम्हें? पापा सच कहते हैं तुम डरपोक हो। हाँ है हम। आपको उससे क्या? हटिए हमारी गोद से और हमें सोने दीजिए। तुम्हें नींद आ रही है? हाँ, आपको नहीं आ रही क्या? नहीं, फिर से वो ख्वाब? डोंट वरी, अभी सो जाइए, हम है ना, कल की तरह शांत कर देंगे आपको। कैसे? वो एक सीक्रेट है, आपको सही बता नहीं बता सकते, बोलते हुए शावनी ने लेट कर खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लिया। मत बताओ, मैं पता कर लूँगा खुद से, अविनाश ने शावनी के को पास लेटते हुए कहा। दोनों ने एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते हुए देखा, फिर एक दूसरे का हाथ थाम कर वो नींद की आगोश में चले गए। रात में जैसे ही अभी की हलचल की शावनी ने फिर से उसी तरह संभाल लिया। सुबह अविनाश पापा के साथ डॉक्टर के पास चला गया और शावनी घर की सफाई करने लगी। रिपोर्ट में सब कुछ नॉर्मल होने की बात सुनकर अविनाश को काफ़ी खुशी हुई। हॉस्पिटल दूर होने की वजह से वो शाम तक घर आए तो शावनी के साथ घर में कुछ और लोग मौजूद थे। उन्हें देखते अविनाश ने सवालिया नज़रों से शावनी की तरफ देखा तो उसने बताया, ये सभी पेन गेस्ट हैं। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, रिपोर्ट्स भी नॉर्मल हैं और ये लोग भी वापस आ गए हैं। तुम्हें अब वापस चले जाना चाहिए। अविनाश के ऑफिस वालों का कॉल आया था आज, मैंने सुना अविनाश काफ़ी बहाने दे रहा था उन्हें और वो मान नहीं रहे थे। शावनी के पापा ने अचानक किचन में काम कर रही शावनी के पास आकर कहा, ठीक है पापा, हम कल ही चले जाएंगे। ओके बेटा, आ जाओ, बाहर बैठकर बातें करते, डिनर बाहर से मंगा लेंगे आज। आप चलिए, हम सबके लिए चाय लेकर आते हैं, शावनी ने मुस्कुराते हुए कहा तो उसके पापा वहाँ से हॉल एरिया में चले गए। थोड़ी देर बाद शावनी चाय लेकर वहाँ ही सब चाय पीते हुए आपस में बातें करने लगी। अगले दिन सुबह शावनी ने अविनाश के चलने की बात की तो वो मान गया। दोपहर में लंच करने के बाद वो लोग वहाँ से लखनऊ के लिए निकल गए। दोनों साथ तक घर पहुँचे। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद शावनी घर के कामों में लग गए और अविनाश लिविंग रूम में अपने डेस्कटॉप को सेट करने लगा। रात में दोनों ने साथ में डिनर किया और सोने चले गए। एक बार फिर अविनाश की चीखने शावनी नींद से उठ गई और अविनाश भी, दोनों फिर से सो नहीं पाए। अगले दिन सुबह ही शावनी ने अविनाश को साइकियाट्रिस्ट के पास चलने के लिए कहा तो वो मान गया। कुछ जांच और पूछताछ के बाद साइकियाट्रिस्ट ने थेरेपी की सजेशन के साथ कुछ दवाइयाँ दी। अविनाश ने अगले दिन शाम से थेरेपी कंटिन्यू करने के लिए कहा। साइकियाट्रिस्ट ने ओके बोलकर करेक्ट टाइम बता दिया तो दोनों घर वापस आ गए। ऑफिस ना जा पाने की वजह से अविनाश ने घर पर ही काम करने का फैसला कर लिया। अगले दिन सुबह से अविनाश ने ऑफिस जाना शुरू कर दिया। शाम 4 बजे वो ऑफिस से आता, उसके बाद साइकियाट्रिस्ट के पास, वहाँ से आने के बाद थोड़ी देर रेस्ट और फिर लिविंग रूम। अब ये रोज़ का रूटीन बन गया था। इन सब के बीच वो शावनी को कम समय दे पा रहा था, जिस वजह से शावनी उदास रहने लगी। अविनाश ने जब ये नोटिस किया तो शावनी ने कहा वो उसकी ना मौजूदगी से काफ़ी अकेला फील करती है। उसने बताया वो जॉब करना चाहती है
लेकिन कौन सी जॉब उसके लिए सही रहेगी ये नहीं पता उसे। उसकी बातें सुनकर अविनाश ने कुछ सोचने के बाद उसे कॉलोनी के कुछ बच्चों को पढ़ाने का सजेशन दिया। अविनाश के इस आइडिया से सावनी काफ़ी खुश हुई और अगले ही दिन उसने कुछ बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। इन दिनों अविनाश के ऊपर काम का प्रेशर कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था, जिसकी वजह से अविनाश लेट नाइट घर आता था। शुरुआत में तो सावनी ने कुछ नहीं कहा, मगर उसके डेली लेट आने की वजह से वो अविनाश से काफ़ी नाराज़ रहने लगी। एक दिन उसने शिकायत की तो अविनाश ने कहा वो अब से जल्दी आ जाएगा। कल ही कहा था अभी ने मैं जल्दी आ जाऊंगा, लेकिन अभी तक नहीं आए। हॉल में चहल कदमी करते हुए सामने गुस्से से घड़ी को घूर रही थी। फ़ोन कॉल भी पिक नहीं कर रहे हैं, घबराहट हो रही है हमें। सामने ने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, हम बाहर जाकर देखें क्या। सामने ने सोचते जैसे दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, डोरबेल रिंग हुई। आ गए आप, कहाँ थे अब तक? कॉल क्यों नहीं पिक कर रहे थे? दरवाजा खोलते सामने ने अविनाश को देखकर शिकायती लहजे में कहा। वो रास्ते में एक्सीडेंट। अविनाश अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले सामने ने उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर किया, फिर उसे चारों तरफ देखते हुए बोली, कहीं लगी तो नहीं आपको? आप ठीक है, आपने बताया क्यों नहीं? अरे पहले मेरी बात तो सुनो, मेरा एक्सीडेंट नहीं किसी और का हुआ था। उसे हॉस्पिटल ले जाते वक्त मेरा फ़ोन कहीं गिर गया, इसलिए मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाया तुम्हारा। तो आप किसी और के फ़ोन से कॉल करके हमें इन्फॉर्म कर देते, लेकिन नहीं, आपको हमारी फ़िक्र कहाँ है। आपको क्या फ़र्क पड़ता है कि हम परेशान होंगे? ऐसा नहीं है बनी, वो हम रहने दीजिए, आप एक्सप्लेन मत करिए। बैठिए, हम पानी लेकर आते। शावनी बिना अविनाश की बात सुने किचन की तरफ चली गई। नाराज़गी, उफ, मानना पड़ेगा, अब मनाना पड़ेगा। बोलते हुए अविनाश भी किचन में जाने के लिए आगे बढ़ गया, लेकिन जैसे उसने किचन में एंटर किया, गुस्से में पानी लेकर आ रही सामने से टकरा गया। अचानक इससे टकरा जाने की वजह से सामने के हाथ से सारा पानी उसके ऊपर गिर गया और उसके कपड़े गीले हो गए। सॉरी वो मैं। क्या आप क्यों आ रहे थे? आप इधर पूरी साड़ी भिगा दी आपने। बोलते हुए सामने ने गुस्से से अपनी साड़ी को देखकर अविनाश की तरफ गुस्से भरी नज़रों से देखा। सॉरी, अविनाश बोलते हुए सामने की तरफ देखकर अचानक से चुप हो गया। हटिए, सामने से हमें चेंज करना पड़ेगा। सामने ने अविनाश के साइड से निकलने की कोशिश करते हुए कहा, मगर अविनाश ने तो जैसे सुना ही नहीं। अविनाश जब नहीं हटा तो सामने दूसरी तरफ से जाने लगी। सामने को जाता देख अविनाश भी उसके पीछे जाने लगा। अब आप कहाँ आ रहे हैं? सामने ने पीछे मुड़कर अविनाश को घूरते हुए कहा। वो तुमने ये साड़ी, तुम आज, हाँ, ये साड़ी बदलने जा रहे हैं हम। आप यहीं रुकिए, आ रहे हैं हम चेंज करके। सामने बोलकर तेज से रूम में की तरफ चली गई। अविनाश उसके जाने के बाद वापस किचन की तरफ जाने लगा। सामने ने आज इतनी अच्छी साड़ी क्यों पहनी थी? वो आज इस तरह से तैयार हुई थी जैसे उसे कहीं जाना हो। क्या उसने आज बाहर डिनर करने का प्लान बनाया था? मगर उसने डिनर तो बनाया है, और इतनी सारी डिशेज। आज कोई स्पेशल डे है क्या? मेरा बर्थडे तो आज है नहीं, फिर कहीं आज सामने का बर्थडे तो नहीं? किससे पता करूं? पापा से पूछूं क्या? लेकिन मेरा फ़ोन तो है ही नहीं मेरे पास। सामने के फ़ोन से, हाँ, अविनाश खुद से बोलकर किचन से निकलकर रूम की तरफ जाने लगा। ओ नो, अपने कपड़े तो लाए ही नहीं हम। वॉशरूम में अपनी साड़ी को गुस्से से निकाल देने के बाद सामने ने खुद से कहा, ये टॉवल लपेट कर ले चले जाते हैं बाहर, वैसे भी अभी वो डाइनिंग एरिया में होंगे। सामने टॉवल को खुद पर अच्छे से लपेटकर इस बात से बेखबर कि अविनाश रूम में है, वॉशरूम से बाहर आ गई। वॉशरूम से बाहर निकलते ही वो अपने कपड़े लेने कबर्ड की तरफ बढ़ गई। दूसरी तरफ ड्रेसिंग टेबल के पास मौजूद अविनाश सावनी के फ़ोन पर न्यू मैसेज चेक करते हुए जैसे ही पीछे मुड़ा, सामने को देखकर उसके हाथ से फ़ोन छूट कर नीचे गिर गया। फ़ोन गिरने की आवाज़ सुनकर सामने ने पीछे मुड़कर देखा तो अविनाश को वहाँ देखकर अपनी नज़रें फेरते हुए अपनी आंखें भींच ली। वो हम वॉशरूम में कपड़े ले जाना भूल गए थे। सामने ये बोलकर कवर से जल्दी जल्दी कपड़े निकालने लगी, लेकिन जल्दबाजी की वजह से उसके हाथ से कपड़े छूट कर नीचे गिर गए। कबर्ड बंद करके वो जैसे ही कपड़े उठाने के लिए नीचे की तरफ झुकी, अविनाश ने उससे पहले वो कपड़े उठा लिए। सामने ने अपने कांपते हाथों से वो कपड़े लेने चाहे तो अविनाश ने कपड़ों को पीछे की तरफ रख दिया। सामने असमंजस भरी निगाहों से अविनाश की तरफ देखा तो वो मदहोश कर
देने वाली नज़रों से सावनी को देख रहा था। उसे इस तरह देखते हुए देखकर सावनी जल्दी से आगे बढ़कर अपने कपड़े लेने चाहे, मगर अविनाश के अचानक कलाई पकड़ लेने की वजह से उसके पैर वहीं जम गए। अविनाश ने उसकी कलाई छोड़कर उसके बाजुओं को पकड़कर उसे पीछे से ही अपने करीब खींच लिया। अचानक खींच जाने पर सामने की पीठ सीधे अविनाश के सीने से जा लगी। अविनाश की करीबी से उसके शरीर में कंपन सी होने लगी। उसने कुछ बोलने के लिए जैसे अपना मुंह खोला, अविनाश के लबों को अपने कंधे पर महसूस करते ही अपनी आंखें और मुट्ठियां भींच ली। अभी बड़ी मुश्किल से सावनी ने अपनी बढ़ती धड़कनों और शरीर में हो रही सिरहन के बीच हल्की सी आवाज़ निकाली। वो उसके आगे कुछ बोल पाती उससे पहले अविनाश ने उसे सामने की तरफ घुमाकर उसके होंठों पर अपने ओठ रख दिए। अविनाश के इस रिएक्शन से सिहर कर सावनी ने अविनाश के कंधों को कसकर पकड़ लिया। कुछ सेकंड बाद सावनी ने अविनाश की गर्म सांसें अपने गर्दन पर महसूस की। सावनी के होठों को चूम लेने के बाद अब अविनाश के ओठ सावनी के गर्दन की को जगह जगह चूम रहे थे। अभी छोड़िए हमें, बड़ी मुश्किल से बोलते हुए सावनी अविनाश के हाथों को अपने कमर से हटाने की कोशिश करने लगी। क्यों? अविनाश ने सावनी पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए उसे खुद के और करीब कर लिया। आपने कहा था आप अभी ये सब नहीं। अविनाश की गर्म सांसों को अपने चेहरे पर महसूस करते हुए सामने ने अटकते हुए कहा, आज के लिए मेरी कहीं बातों को भूल जाओ, क्योंकि आज स्पेशल डे है ना। अविनाश ने बोलते हुए सामने के टमाटर जैसे गाल को हो चुके गालों को चूम लिया। स्पेशल डे? सावनी अविनाश की बात रा मतलब समझने की कोशिश करते हुए बोली, हाँ मुझे याद आ गया मुझे। अविनाश बोलते हुए सावनी को आकर बाहों में उठाकर बेड की तरफ बढ़ गया। सावनी ने उसके रिएक्शन से डर कर उसके गले से अपनी बाहें डालकर अपनी उंगलियों को आपस में उलझा लिया। बेड के करीब पहुंचकर अविनाश ने आराम से सावनी को बिस्तर पर लिटा दिया और खुद उसके बगल में लेटते उसके करीब आने लगा। सावनी उसे अपनी तरफ बढ़ता देख अपनी आंखों को बंद करके खुद में सिमटती जा रही थी। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी माई स्वीट वाइफी। अविनाश ने बोलते हुए सावनी के लबों को अपने लबों से छू लिया। आपको याद है? नहीं, मगर याद आ गया। अविनाश ने सावनी के गर्दन की तरफ झुकते हुए कहा। अविनाश की बढ़ती करीबी से सिहर रही सावनी ने एक बार फिर से अपनी आंखें बंद करी, लेकिन जब उसे अपने गर्दन पर कुछ महसूस नहीं हुआ तो उसने धीरे से अपनी पलकें उठाई। सामने अविनाश को शर्टलेस देखकर उसने तुरंत अपनी आंखें भींच ली। आंखें खोलो ना वाइफी, देखो मेरी तरफ। अविनाश ने सावनी को खुद से कवर करते हुए कहा। ना नहीं, सावनी ने कहते हुए तेजी से अपना सिर हिलाया। अविनाश उसे इस तरह शर्माते और घबराते हुए देखकर मुस्कुराने लगा। अपने लबों को सावनी के गर्दन पर रखते हुए अविनाश उसके टॉवल को होंठों से ही नीचे की तरफ सरकाने लगा। उसे रोकने के लिए सावनी ने जैसे अपने हाथ बढ़ाए, अविनाश ने उसके दोनों हाथों को पकड़ते उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियां उलझा ली। सावनी पहले उसे छुड़ाने के लिए कसमकसाई, फिर अपने गर्दन पर महसूस होते अविनाश की गर्म सांसों से पिघलने लगी। अविनाश ने जब सावनी को स्थिर देखा तो उसने तेजी से अपने हाथ बढ़ाकर झटके से टॉवल को नीचे कर दिया। सावनी उसके ऐसा करते तुरंत अविनाश के सीने से छुप गई। सामने आओ और महसूस करो इस लम्हे को। अविनाश सावनी के कानों के पास अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए बोला। सावनी फिर भी अविनाश के सीने से लगी रही, तो फिर अविनाश ने खुद उसे अलग किया और उसके चेहरे को चूमते उसे प्यार करने लगा। सावनी इस बार कोई विरोध ना करते अविनाश का साथ देने लगी। काफ़ी देर तक एक दूसरे में खोए रहने के बाद दोनों अलग हुए। जहाँ एक तरफ अविनाश सावनी को प्यार भरी नज़रों से देख रहा था, वहीं दूसरी तरफ सावनी शर्म से खुद में ही सिमटी जा रही थी। आपको खाना नहीं खाना क्या? अविनाश की नज़रें खुद से हटाने के लिए सावनी ने एकदम से कहा। भूख तो लगी है, मगर खाना ठंडा हो गया और ठंडा हो गया होगा तो हम गर्म कर देंगे। सावनी ने जल्दी से बेड से उड़कर जाने की कोशिश की तो अविनाश ने उसका हाथ पकड़कर अपने तरफ खींच लिया। अविनाश के अचानक खींचे जाने की वजह से सावनी बिल्कुल अविनाश के चेहरे के करीब आ गई। ऐसे जाओगे तुम? अविनाश ने मुस्कुराते हुए सावनी को गहरी नज़र से देखकर कहा। ऐसे मतलब? सावनी हैरानी से खुद को देखते हुए बोली। ओ नो, हंसना बंद कीजिए आप। सावनी ने झेपते हुए खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लिया। जाओ ना, क्या हुआ? वैसे भी घर में मेरे सिवा कोई भी नहीं है, अविनाश ने शरारती लहजे में कहा। तो सावनी उसे घूरते हुए बोली।
नहीं जाना हमें। क्यों, भूख नहीं लगी है क्या तुम्हें? लगी है, मगर पहले आप जाओ यहाँ से। क्यों? मैं क्यों जाऊँ? क्योंकि हम ऐसे नहीं जा सकते, हमें कपड़े पहनने हैं जो कि यहाँ नहीं हैं। आपने टॉवल भी पता नहीं कहाँ फेंक दिया है, और ये ब्लैंकेट इतना बड़ा है, इससे लेकर हम बाथरूम में नहीं जा सकते। मैं कुछ नहीं जानता और मैं नहीं जा रहा हूँ यहाँ से। तुम ऐसे ही चली जाओ। अविनाश ने सावनी को छेड़ते हुए कहा। प्लीज़, सावनी ने रिक्वेस्ट की। ओके तुम रुको, मैं डिनर यहीं ले आता हूँ। अविनाश सावनी के गाल को छुके गालों को अपने हाथों से पुश करके रूम से बाहर चला गया। उसके बाहर जाते ही सावनी ने जैसे ही उठना चाहा, अविनाश अचानक वापस में रूम में आ गया। उसे देखते सामने तुरंत खुद को कवर कर लिया। वो मैं अपनी शर्ट लेने आया था। अविनाश बेड पर रखी अपनी शर्ट उठाकर पहनते हुए बाहर चला गया। ये फिर से ना आ जाए बोलते हुए सामने ने बेड के चारों तरफ देखा। उसे पास में अविनाश की एक पुरानी सी टी शर्ट दिखी तो उसने हाथ बढ़ाकर उसे उठा लिया और ब्लैंकेट के अंदर से ही उसे पहनने लगी। ये क्या कर रहे हो तुम? सावनी को ब्लैंकेट के अंदर हिलते झुलते देखकर अविनाश ने रूम में आते हुए कहा। वो हम इसे पहन रहे हैं। सावनी ने रैबिट प्रिंटेड पिंक कलर की टी शर्ट को दिखाते हुए कहा। ये बच्चों वाली टी शर्ट, मैंने इसे रिजेक्ट कर दिया था। तुमने इसे क्यों पहना? वैसे क्यूट लग रही हो तुम इसमें। चलो अब आ जाओ, खाना खाते हैं। टेबल पर खाना रखते हुए अविनाश ने सावनी को बुलाया। आपने खाना गर्म नहीं किया गया? इतनी जल्दी कैसे आ गए आप? अब जब माहौल इतना गर्म है तो क्या ज़रूरत है गर्म करने की? अविनाश ने एक बार फिर से सावनी को छेड़ते हुए बोला। सावनी ने बस खामोशी से अपने पलकें झपकाई और टी शर्ट को खींचते हुए बेड से उतरकर चुपचाप टेबल के पास रखे सोफे पर बैठकर खाना खाने लगी। हमें घूरना बंद करिए और खाना खाइए। सावनी ने खुद पर अविनाश की नज़रें महसूस करते हुए कहा। खा तो रहा हूँ, लेकिन तुम्हें देख भी रहा हूँ। आज कुछ ज़्यादा ही प्यारी लग रही हो तुम, और आप आज कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं। नहीं तो हमारा हो गया, हम सोने जा रहे हैं, हमें बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। सावनी टिश्यू पेपर से अपने होंठ साफ करते हुए बोली। मेरा भी हो गया। सामने के उठते अविनाश भी उसके पीछे बेड की तरफ बढ़ गया। आपने ठीक से खाया क्यों नहीं? खाया तो अब कुछ और खाने का मन नहीं कर रहा। अविनाश सामने के होठों पर झुकते हुए बोला तो सामने ने तुरंत पीछे होकर ब्लैंकेट से अपना चेहरा छुपा लिया। अभी सो जाइए, अब काफ़ी लेट हो चुका है पहले ही। नहीं, इस खूबसूरत लम्हे को जीने के बाद मैं इनसे मिले सुकून को आज उन ख्वाबों की वजह से नहीं खोना चाहता। अविनाश ने सावनी का हाथ थाम कर कहा। कुछ सेकंड पहले मुस्कुराते हुए चेहरे पर अब अचानक से डर का भाव उभर आया। जैसे सावनी ने यह महसूस किया, तुरंत अविनाश के करीब जाकर उसे हक कर लिया। उसकी इस हरकत से अविनाश की लबों पर फिर से मुस्कुराहट आ गई। फ्लैशबैक एंड। अविनाश उठिए ना, आज आपको ऑफिस नहीं जाना क्या? सावनी ने अविनाश को जगाते हुए कहा। आज संडे है, ऑफिस नहीं जाना है पता है हमें, लेकिन हम आपके घर वाले ऑफिस की बात कर रहे हैं। क्या मतलब? अविनाश ने उठते हुए पूछा। मतलब आपका लिविंग रूम ऑफिस ही है ना वो? आपका संडे और फ्री टाइम में वहीं जमे रहते हो आप? सावनी ने शिकायती लहजे में कहा। से वहाँ नहीं जमा रहूँगा बोलते अविनाश ने सावनी को कमर से पकड़ते अपने करीब खींच लिया। अभी आप क्या कर रहे हैं? नाश्ता बनाने जा रहे हैं हम। तो जाओ ना। कैसे जाएं? आपने हमें पकड़ रखा है, छोड़िए हमें, तभी तो जाएंगे बोलते हुए सावनी ने अपने कमर से अविनाश के हाथ को हटाने की कोशिश की, मगर वो हटा नहीं पाई। अभी हम आपको छोड़ने के लिए कह रहे हैं और आप मुस्कुरा रहे हैं। अभी सोते हुए भी आप मुस्कुरा रहे थे। ऐसी क्या बात है जो आप इतना मुस्कुरा रहे हैं? कोई बात नहीं है। अविनाश ने कुछ सोचते हुए तुरंत सावनी को छोड़ दिया। तुम ब्रेकफास्ट रेडी करो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। ओके बोलते हुए सावनी जैसे रूम से बाहर गई, अविनाश तुरंत आगे बढ़कर तकिए के नीचे रखे डायरी को उठाकर तेजी से उसके पन्ने को पलटने लगा। सॉरी, हमने कहा था अभी से बात करने के बाद जो भी होगा तुम्हें बताएंगे, मगर टाइम ही नहीं निकाल पाए लिखने का। वैसे सब कुछ अच्छा हो गया और हम अब बहुत ज़्यादा खुश हैं। पता है हमें गलतफहमी थी कि अभी हमारे रंग की वजह से हमें पसंद नहीं करते, मगर उनसे बात करके पता चला वो खुद की वजह से हमसे दूर रहते हैं। उनका पास्ट है ही इतना बुरा, वो अभी तक ख्वाबों के रूप में अभी को जकड़े हुए हैं। लेकिन अब सब कुछ क्लियर हो जाने के बाद हमारे दरमियान मौजूद दूरियां ख़त्म हो रही है। अभी ये हमें ये एहसास कर दिया कि
हम उनकी ज़िंदगी में मायने रखते हैं, हमारी वजह से वो अब साइकियाट्रिस्ट के पास जाने के लिए तैयार मान गए। सब कुछ अच्छा लग रहा है अब सावी, बस हम अब भी कभी कभी अकेला फील करते हैं, मगर बहुत कम, क्योंकि अभी ने हमें यहाँ के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का आइडिया दिया था, जो हमारे लिए बेस्ट है। इन दिनों क्या क्या हुआ और अभी और हमारे बीच क्या क्या बातें हुई बाद में बताएंगे तुम्हें। फ़िलहाल बाद में मिलते हैं, तुमसे अभी के आने का टाइम हो गया है। हाँ साबी, पता है हम आज बहुत खुश हैं। बताएं क्यों? क्योंकि कल हमारी एनिवर्सरी थी और अभी ने हमें कल बहुत ज़्यादा स्पेशल फील करवाया। कल उन्होंने हमारे दरमियाँ मौजूद सभी फासले मिटा दिए थे। उन्होंने हमें बहुत प्यार किया, हालांकि उन्होंने हमसे कहा था कि हमें अभी वो ये नहीं चाहते, लेकिन कल वो अपनी ही बात से मुकर गए। वैसे हम उनसे आज कल बहुत नाराज़ चल रहे थे। तो वनी हमसे नाराज़ थी। अविनाश ने कुछ पन्नों को पढ़ने के बाद आगे के पन्ने पलटने शुरू किए। इस बार वो बीच बीच के कुछ पन्नों को छोड़कर पढ़ रहा था। दिन ब दिन हमारी नाराज़गी बढ़ती जा रही थी। अभी ने हमारी नाराज़गी की वजह से फिर से पहले की तरह हो जाना है। दिन भर ऑफिस, फिर साइकियाट्रिस्ट और लिविंग रूम। इस बीच हमारे उनके लिए उनके पास बस चंद मिनट होते हैं। रात को वो थकान के कारण सो जाता है। पिछले दिनों से वो ऑफिस से लेट आने लगे। हम समझते हैं काम पर ध्यान ना लगा पाने की वजह से उन्हें काम करने में काफ़ी दिक्कत होती होगी और ज़्यादा समय लग जाता होगा। ये सब उस स्लीपिंग पिल्स के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। उनके मूड स्विंग की वजह से भी उन्हें प्रॉब्लम्स हो जाती है। यही सब सोचकर हम उनसे शिकायत नहीं करते, बस उनके ठीक हो जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। हमें ना कभी कभी अभी के पापा पर बहुत गुस्सा आता है। ना वो किसी और से अफेयर रखते, ना उनके और अभी के माँ के दरमियान इतना झगड़ा होता। ये सब ना होता और अभी को इतनी प्रॉब्लम ना होती और अभी एक नॉर्मल लाइफ जीते। लेकिन अगर अभी बिल्कुल ठीक होते तो क्या वो हमें अपनाते और इसी तरह पसंद करते? पता नहीं। खैर, हमें ना एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर से बहुत ज़्यादा चिढ़ है। हमारा बस चले तो हम इस पर अनगिनत आर्टिकल्स लिख दें। फिर सोचते हैं हमारे बंद पड़ी डायरी से आर्टिकल्स पढ़ेगा कौन, और लिखी गई बातों को पढ़ने के बाद लोगों में परिवर्तन आएगा क्या? वैसे एक बात बताएं, हम ना लिखना चाहते हैं। हमें आता है थोड़ा बहुत लिखना, मगर अच्छा नहीं लिख पाते हम। तुम्हें सुनाए एक कोट्स? चाय सी सांवली हो मैं थोड़ी बावली, वन लाइनर है, अच्छा नहीं है ना? पता है हम अभी के लिए भी कुछ लिखकर उन्हें सुनाना चाहते हैं, मगर पता नहीं उन्हें पसंद है ये सब या नहीं। इस बार हमने उनके बर्थडे पर सोचा था उनके लिए लिखकर सुनाने का, मगर उनका मूड ऑफ था तो हिम्मत नहीं हमारी। और वैसे भी मामी ने फ़ोन कॉल पर बात हुई तो वो कह रही थी अभी को नहीं पसंद बर्थडे सेलिब्रेट करना, मगर हमने फिर भी उनके लिए केक मंगाया था। वो खुश थे काफ़ी। कुछ सोचा था हमने कि हम उनके लिए एक अच्छा सा डांस परफॉर्म्स करेंगे, फिर हम साथ में डांस करेंगे, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। ना जाने क्यों बचपन से खुशियाँ आधी अधूरी सी मिलती हैं हमें। अपनों के बीच रहकर भी दरमिया दूरी सी मिलती है हमें। वैसे पता नहीं उन्हें हमारा बर्थडे याद है या नहीं। शादी के बाद हमारा दूसरा बर्थडे होगा ये, जो कुछ दिनों बाद है। पहले बर्थडे पर हम माँ के पास थे, फिर अगले कुछ हफ्ते बाद हमारी सेकंड मैरिज एनिवर्सरी भी थी। देखते हैं इस बार एनिवर्सरी उन्हें याद भी रहती है या नहीं। फ़िलहाल तो हम उनसे नाराज़ हैं बस। आज हम बहुत खुश हैं। 6 महीने की लगातार कोशिश के बाद अभी ने एक गेम बना लिया और उन्हें अपने गेम के लिए स्पॉन्सर भी मिल गए। उसी खुशी में अभी के ऑफिस ने उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए उनके सहकर्मी आए थे। हम खुश हैं, मगर उन लोगों की बातें और नज़रें आज हमें काफ़ी हर्ट कर रही थी। पहली बार हमें फील हो गया था कि हम अभी के लिए परफेक्ट मैच नहीं हैं। ऐसा जब हम पहली बार अभी के साथ उनके साइकियाट्रिस्ट के पास गए थे, तब उनकी असिस्टेंट ने कहा भी था। उस टाइम इग्नोर किया था हमने, मगर आज फील हो रहा है, रोना भी आ रहा है, लेकिन हम अभी की खुशी में खुश हैं। नाराज़गी भी ख़त्म हो गई अब हमारी खुद ही, क्योंकि अभी तो मनाने वाले हैं नहीं। पता नहीं क्यों बहुत बेचैनी सी हो रही है। आज हम अभी के साथ पार्टी में गए थे। हम जाना तो नहीं चाहते थे, मगर अभी नाराज़ होता जाते अगर हम मना कर देते तो, इसलिए जाना पड़ा।
हमें काश ना जाते तो अच्छा होता। हमें उसकी नज़रों का सामना ना करना पड़ता। हम शौर्य की नज़रों की बात करें, उसी की रिसेप्शन पार्टी थी आज। उसने तानिया से शादी कर ली। माही भी थी वहाँ पर, उसने भी शादी कर ली। हमारे चारों क्लासमेट मिले पार्टी में। हमें उनसे मिलने के बाद हमें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था पार्टी में। सबसे ज़्यादा हमें शौर्य की नज़रें अच्छी नहीं लग रही थी, जो ना जाने क्यों बार बार हमें घूर रही थी। यकीन नहीं होता कॉलेज में हम जिसकी नज़रों में अपनी अहमियत चाहते थे, आज उसी नज़रों में हमें चिढ़ हो रही है। कॉलेज में कई बातों वजह नहीं, बस हमें नहीं अच्छा लग रहा था उसका हमें यूँ देखना। फ़िलहाल हम थोड़ी देर बाद ही वहाँ से चले आए, लेकिन यहाँ आने के बाद भी हमें बेचैनी हो रही है। इस वक्त अभी भी नहीं है हमारे पास, वो लिविंग रूम में है। हम जा रहे हैं उनके पास। हमें ना जाने क्यों आज उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही है। सॉरी वनी, आई एम रियली सॉरी फॉर एवरीथिंग। इतना सब कुछ समेट कर रखती हो अपने अंदर, क्यों शिकायत नहीं करती मुझसे? क्यों अपनी ख्वाहिशों को जाहिर नहीं करती? काश तुम इन डायरी के पन्नों पर सब कुछ लिखने की बजाय मुझसे कहती तो मैं तुम्हें तन्हाई और उदासियों से महफूज रखता। शुक्र है तुम्हारी डायरी का, जिसने मुझे तुमसे रूबरू करवा दिया। अब बस तुम्हारी अधूरी खुशियों को मुकम्मल करना है, और महसूस होती है जो दरमियाँ तुम्हें दूरियाँ, उन्हें नज़दीकियों के तब्दील करना है। शुरुआत आज से ही करता हूँ। अविनाश ने मुस्कुराते हुए खुद से कहा, फिर सावनी की डायरी को संभाल कर साइड टेबल पर रखकर फ्रेश होने चला गया। सावनी किचन में नाश्ता रेडी कर चुकी थी, पता नहीं अभी उठे या नहीं। सोचते हुए सावनी किचन से बाहर निकलकर रूम की तरफ जाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, सामने से अभी ने अचानक से उसे हग कर लिया और सावनी बस अवाक सी खड़े रह गई। दोस्तों, कहानी कैसी लगी आपको कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार।